अनुच्छेद 124(4) किस विधि और किस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाता है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है? अनुच्छेद 124(3). और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है, उसके पीछे का इतिहास क्या रहा है, यह हमारी चर्चा का मुख्य विषय है। इसकी जो 2 कक्षाएं हुई हैं उनको प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, तभी आज आपकी कक्षा से इंटरकनेक्ट हो पाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं अनुच्छेद 124(3). उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की मिनिमम योग्यता क्या है? सबसे पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर नागरिकता अर्जित की है तो भी चलेगा। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये कंपल्सरी योग्यता है। आगे 3 योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। इनमें से किसी भी एक योग्यता के होते हुए किसी एक व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। पहली योग्यता है, एक या एक से अधिक हाईकोर्ट में लगातार 5 साल तक अगर किसने जज के रूप में काम किया है, या एक से अधिक हाईकोर्ट में लगातार 10 साल तक वकील के रूप में काम किया है, या राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो, कानून का ज्ञाता हो, तो ऐसी स्थिति में किसी एक व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इन तीनों में से कोई भी एक योग्यता होनी चाहिए। तो पहली योग्यता है जिसे हाईकोर्ट कोटा कहा जाता है। तो हाईकोर्ट कोटा से आज तक सबसे अधिक लोगों की नियुक्तियां हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। लगभग 90 से 95% सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में कुछ समय हुआ है जहां वकील कोटे से लोगों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जा रहा है। तो तीसरी योग्यता है, राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। उस योग्यता का प्रयोग करके आज तक किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है। चलिए थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण बिंदु भी समझ लीजिए। वकील कोटे से इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाली पहली महिला है। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज फातिमा बीवी थी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 1959 में वो नियुक्त हुई थी। अभी तक किसी भी महिला को चीफ जस्टिस बनने का गौरव प्राप्त नहीं हुआ है। 2027 तक ऐसी उम्मीद बन रही है कि एक लेडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हो पाएंगी। ठीक है। SM सीकरी पहले ऐसे न्यायाधीश हैं जो वकील कोटे से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी वो सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है। और SM सीकरी की विशेषता भी है, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का जो प्रसिद्ध वाद था उसकी सुनवाई इन्होंने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हो गया हमारा अनुच्छेद 124(3). अच्छा, एक महत्वपूर्ण बिंदु, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। भारत के संविधान में इस बात की व्याख्या कहीं पर भी नहीं है कि एक व्यक्ति को जब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। शुरू से परंपरा रही है। हीरालाल जे कानिया पहले मुख्य न्यायाधीश थे। उनकी जब मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद पतंजलि शास्त्री सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश थे। ये बात उठी थी कि जो सबसे वरिष्ठतम होगा, संविधान सभा में बात उठी थी, और ये बातें फैली हुई थी 1200 सेशन में और पूरे संघ में कि पतंजलि शास्त्री अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। नेहरू ने उनकी वरिष्ठता का उल्लंघन करके एक दूसरे न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाने की कोशिश की, लेकिन इसका बड़ा विरोध हुआ। तब ऐसी स्थिति में पतंजलि शास्त्री को ही मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। आगे जब मामला बढ़ा और इंदिरा गांधी का काल आया तो केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में जो फैसला आया था वो इंदिरा के खिलाफ था, और उस फैसले में जो 4 जज थे उसमें से 3 जो सीनियर जज थे, उन 3 सीनियर जज की वरिष्ठता का उल्लंघन करके उनसे एक जूनियर जज को इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया। यहां नाम देख सकते हैं। AM ग्रोवर, KS हेगड़े और JS सेलट, इन तीनों की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए AN रे को
सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इंदिरा गांधी ने बना दिया। ऐसा नहीं था कि ये उल्लंघन था, ये उल्लंघन एक बार हुआ था, एक बार और अपवाद हुआ था, लकवे के शिकार थे एक जस्टिस, उनको छोड़ करके एक दूसरे व्यक्ति को उनसे जस्ट नीचे वाले को बनाया गया था, लेकिन वो अपवाद की श्रेणी में आता है। तो पहली बार उल्लंघन हुआ, उसके बाद ये उल्लंघन और एक बार हुआ। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा, एमएल बेग, एमएल बेग, जिस समय सुप्रीम कोर्ट एमएल बेग या मिस्टर खन्ना, इन दोनों से कोई एक है, इन दोनों की वरिष्ठता का उल्लंघन करके इंदिरा गांधी ने मोहम्मद हिदायतुल्लाह को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया। मैं इसको एडिट कर दूंगा। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखिए, फिर आगे जब मामला गया तो जनता दल की सरकार ने फिर से वापस इस सिस्टम को वापस पटरी पे लाया, और 1993 में किसी एक जब वाद की सुनवाई हो रही थी, तो उस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट वहां पर यह व्यवस्था दे दी कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जस्टिस होगा, यानी वह व्यक्ति सीनियर जस्टिस कहलाएगा जिसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में पहले होगी। यहां ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट में कितने साल तक वो जज रहा ये मायने नहीं रखेगा, सुप्रीम कोर्ट में जिस व्यक्ति की नियुक्ति पहले हुई है वो सीनियर माना जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जस्टिस ही क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा। ये 1993 से आज तक व्यवस्था बनी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, भले संवैधानिक नहीं है लेकिन संविधान के जैसी ही मान्यता इसे दे जाती है। ठीक है, अब हम पहुंचेंगे अनुच्छेद 124(4), उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को किस रीति और किस विधि से हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाने के लिए दो आधार दिए गए हैं, साबित कदाचार या साबित कदाचार, पहला बिंदु। अब साबित कदाचार का मतलब, क्योंकि भारत के संविधान ने एकदम क्लियर नहीं किया है, संविधानविदों के अनुसार इसका अर्थ दो चीजों से लगाया जाता है, यानी उसने भ्रष्टाचार किया है तब, या किसी का यौन शोषण किया है तब, वो भी साबित करना पड़ेगा। साबित कदाचार या असमर्थता, असमर्थता का मतलब किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को लकवा मार गया, या कई सालों से वो कोमा में है, ऐसी अवस्था में ये दो को बेसिक बना करके, उसे भी हालांकि संविधान ने क्लियर नहीं किया है कि असमर्थता का क्या रोल होना चाहिए, ऐसी कोई परिस्थितियां अभी तक फिलहाल नहीं आई हैं। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से हटाने की प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से अनुच्छेद 124(4) का उपयोग करके हम साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। अब आगे प्रक्रिया क्या है, 124(4) का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हम कैसे हटाते हैं। मामला संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में मामला लाया जाएगा तो लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य लिखित में एक प्रस्ताव पेश करेंगे लोकसभा अध्यक्ष को। अगर राज्यसभा में मामला लाया जा रहा है तो राज्यसभा के सभापति के पास 50 सदस्य, लोकसभा में 100 सांसद, राज्यसभा में 50 सांसद, लिखित में लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को एक संकल्प प्रस्ताव पेश करेंगे कि हम अमुक न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया आरंभ करना चाहते हैं। अगर अध्यक्ष महोदय को लगता है कि उनकी बातों में वजन है, यानी ऐसे प्रूफ नजर आ रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जहां उसको एक्सेप्ट करना उनको एलिजिबल लगता है, तब ऐसी अवस्था में मामले को स्वीकार करेंगे। अगर वहीं वो खारिज कर दें तो मामला समाप्त हो जाएगा, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, अगर मामला अध्यक्ष महोदय स्वीकार कर लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि लोकसभा में एक मामला है, लोकसभा अध्यक्ष ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ऐसी स्थिति में संसद को अधिकार दिया गया है, ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है या किसी सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं, संसद को अधिकार दिया है। संसद एक 3 सदस्यीय पैनल बनाएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या कोई अदर जस्टिस, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और कोई एक प्रसिद्ध न्यायवेत्ता, ये 3 लोगों का एक पैनल बनेगा। ये पैनल न्यायाधीश पर लगे हुए आरोपों की जांच करेगा। अगर जांच वो सही पाता है तब वो आगे बढ़ेगा। अगर उनको लगता है कि जांच में जो आरोप लगाए गए हैं वो सत्य नहीं है तो मामले को वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। अगर
वो समिति एक्सेप्ट कर लेती है कि भ्रष्टाचार हुआ है या यौन शोषण हुआ है या जो इल्जाम लगाए गए हैं सही है, अपनी रिपोर्ट को संबंधित जिस सदन में आरोप लगाया गया है वहां रिपोर्ट को सौंपेगा। उसके बाद उस सदन में बहस होगी, वोटिंग होगी, और वोटिंग जो है विशेष बहुमत से पास होना चाहिए, यानी उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत, जो सदन की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होना चाहिए। विशेष बहुमत अगली कक्षा में जरूर उसके बारे में एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा मैं, विशेष बहुमत क्या होता है। उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत जो सदन की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होना चाहिए, उस मत से अगर वो पास हो जाता है तो फिर मामले को भेजा जाएगा दूसरे सदन। दूसरे सदन में भी विशेष बहुमत से मामला पास होना चाहिए। जब दोनों सदन में मामला विशेष बहुमत से पास हो जाता है तब मामले को भेजा जाता है लास्ट में राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति साइन करते हैं। तो ऐसी अवस्था में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ये भी ध्यान रखिएगा बस आर्टिकल अलग है लेकिन किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भी लगभग सिमिलर है। 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया दी गई है, और एक दूसरे आर्टिकल में जब हम हाई कोर्ट में पढ़ेंगे भाग 6 में, वहां पर उनको हटाने की प्रक्रिया दी गई है। सिर्फ आर्टिकल बदला हुआ है, प्रोसेस बदला हुआ नहीं है। और ये भी समझना है अपने को, ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, वोट वाली पूरी प्रक्रिया एक सत्र में होनी चाहिए। जो 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है वो 3 सदस्यीय समिति, इस बात को भी आपको समझना है, अधिकतम 3 महीने में रिपोर्ट दे सकती है। 3 महीने के बाद जब उसे पेश किया जाता है तो वो एक सत्र में पास होना चाहिए, दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में विशेष बहुमत से। इस दरमियान न्यायाधीश खुद या अपने वकील के माध्यम से सिर्फ इतना पक्ष रख सकता है कि जो उस पर रिपोर्ट आई है 3 सदस्यीय समिति की, उसको ऑब्जेक्ट कर सकता है। और इस सभी संसद का एक विशेष अधिकार है, संसद चाहे तो उसके ऑब्जेक्शन को खारिज भी कर सकती है। ये जो प्रक्रिया मैंने बताया 124(4) बड़ा ही जटिल और बड़ा ही कठिन है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में सरकार गिराना आसान है लेकिन किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को उनके पद से हटाना बड़ा कठिन है। सुप्रीम कोर्ट के जज को यह हटाने की प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 368 के दायरे में लाए जाने का सबसे बड़ा कारण उनके पद को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस निर्भीक होकर के न्याय निर्णय कर सके, इसीलिए कठिन बनाया गया है, जटिल बनाया गया है। आज तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में 3 से 4 ऐसे केस आए हैं। देखिए, वी रामास्वामी 1991 से लेकर 93 तक उनका केस चला, सिस्टम चला। तो 93 में क्या हुआ, वी रामास्वामी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, तो भ्रष्टाचार के आरोप में उन्होंने कुछ पैसे घूस के रूप में कमाए थे और उससे अपने घर बनाने में लगा दिया था। उन पर आरोप सही सिद्ध होता अगर कांग्रेस उनके वोटिंग में भाग लेती, तो कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था, इसलिए मामला वहां समाप्त हो गया। सेकेंड केस 2011 में आया था। कलकत्ता न्यायालय के न्यायाधीश जो सौमित्र सेन थे, उन पर 2 लाख रुपया घूस लेने का आरोप था और लगभग प्रूफ भी थे, ये लगभग सही पाया गया था, 2 लाख उन्होंने घूस लिया था। तो मामला एक सदन में पास हो चुका था, दूसरे सदन में पास हो उससे पहले ही उन्होंने अपने पद से त्याग दे दिया। तो तीसरा केस था पीडी दिनाकरन, पाल डेनियल दिनाकरन, सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और हरियाणा और शायद पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते समय उन्होंने भ्रष्टाचार किया था। गलीचे, एसी वगैरह जो लगने थे, उनका पैसा उन्होंने दबा दिया था। उन पर केस चला और एक सदन में पास हुआ, सेकंड सदन में पास होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर भी राज्यसभा में आरोप लगाया गया था, और जब ये आरोप लगाया गया था, उस आरोप में 2018 का केस है, जगदीप धनखड़ ने उसे खारिज कर दिया। वो मामला समाप्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट में पहला मामला सिर्फ उठा था, आगे नहीं बढ़ा था। एक मामला और भी है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस थे गंगले करके, उन पर यौन आरोप लगा था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक जेडी पारदीवाला करके भी केस आया होगा, आप लोगों ने सुना होगा।
जेडी पारदीवाला, जब हार्दिक पटेल का मामला की सुनवाई कर रहे थे, वो गुजरात के हाई कोर्ट के जस्टिस थे, गुजरात हाई कोर्ट के, तो उन्होंने अपने फैसले के दरमियान एक शब्द प्रयोग किया कि इस देश को दो चीजों ने बर्बाद किया, एक आरक्षण ने और एक भ्रष्टाचार ने। तो इस बात को लेकर के बड़ा बवाल मचा, क्योंकि आरक्षण के खिलाफ उन्होंने बोला। संवैधानिक पद पर रहते हुए आरक्षण के खिलाफ बोलेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि आरक्षण तो भारत के संविधान ने दिया है। इसी को बेसिक बना करके आवाज उठी और राज्यसभा में 50 लोगों ने अपना दस्तखत करके राज्यसभा के अध्यक्ष के पास पहुंचे। अध्यक्ष ने प्रस्ताव को वहीं खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में साबित कदाचार या असमर्थता को बेसिक बनाकर ही हम हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों को उनके पद से हटा सकते हैं। तो ये ऐसी कुछ प्रक्रिया है, कुछ घटनाक्रम है जिसमें आज तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज को अनुच्छेद 124(4) का प्रयोग करके उनके पद से बर्खास्त नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए अगली कक्षा जो रहेगी उसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएससी के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जरूर आपके अच्छे विचारों का आमंत्रण होगा कमेंट बॉक्स में। सभी को थैंक यू।